हेलो बच्चों, कैसे हो आप? बढ़िया एकदम। मेरा नाम है अंकित नोदिया और आपका स्वागत है नोदिया एकेडमी में। ठीक है, देखो हम केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का लेक्चर नंबर 3 कंप्लीट कर चुके हैं और उसमें मैंने आपको चेंजेस के बारे में बताया था कि चेंजेस क्या होते हैं, उसके कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं। उसमें हमने चेंज इन स्टेट पढ़ा, ठीक है ना, और चेंज इन टेम्परेचर पढ़ा, इवोल्यूशन ऑफ गैस पढ़ा, ठीक है ना, चेंज इन स्टेट पढ़ा, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट पढ़ा, ठीक है। तो मतलब ये सारी चीज़ें हम कर चुके थे। चेंज इन कलर पढ़ लिया था, ठीक है, कि क्या क्या होता है, ठीक है, कैसे होता है। विथ एग्जाम्पल हमने चीज़ों को देखा था। आज हम लेक्चर नंबर 4 में ये कंटिन्यू करेंगे कि रिवर्सिबल इरिवर्सिबल क्या होता है। अब आप ये सोचोगे कि रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल इस चैप्टर में ये कहाँ से आ गया। देखो कुछ चीज़ें लिंक होती है एक दूसरे से, तो उसको समझाने का हमारा फ़र्ज़ है। आप सोच रहे हो कि ये मतलब मैंने क्या कर रखा है। पहली जो पीरियड रिकॉर्ड करी थी वो डिलीट हो चुकी है। तो डिलीट होने के बाद भी हम निरंतर प्रयास कर रहे हैं कि आपको वीडियो मिल सके, ठीक है। तो ये दोबारा रिकॉर्ड कर रहे हैं भाई, दोबारा रिकॉर्ड की जा रही है सिर्फ आपके लिए, ठीक है। अब मेरी बात सुनना, देखो मैंने क्या बोला था। पहले हम ये पढ़ेंगे कि रिवर्सिबल इरिवर्सिबल का आखिर मतलब क्या है। तो मैंने इसको क्यों लिखा है, एक स्टेटमेंट दी हुई है क्या, ये कह रहा है कि ऑल फिजिकल, मतलब ये कह रहा है आर ऑल फिजिकल चेंजेस आर रिवर्सिबल, ठीक है, वाइल ऑल केमिकल चेंजेस आर इरिवर्सिबल। मतलब कह रहा है जितने भी फिजिकल चेंजेस होंगे क्या वो रिवर्सिबल होंगे, और कह रहा है जितने भी मतलब केमिकल चेंजेस होंगे वो सारे के सारे क्या होंगे, इरिवर्सिबल होंगे। लेकिन भाई ये स्टेटमेंट सही नहीं है, ये स्टेटमेंट सही नहीं है। अब आखिर आखिर सही क्यों नहीं है, देखो मैं आपको एग्जांपल के साथ समझाऊंगा। ये कह रहा है कि रिवर्सिबल होंगे, मैं इसको गलत प्रूफ करूंगा। एनसीईआरटी में भी होगा ये, नो। जब आप 7-8 क्लास में जाओगे तो उसमें नो लिखा हुआ है, ठीक है। एनसीईआरटी का भी यस बोल देती है। तो मतलब ये सारी चीज़ें चलती रहती है, ठीक है। तो देख हम एनसीईआरटी को गलत गलत प्रूफ करेंगे, देखना आखिर कैसे। मैंने क्या बोला, एग्जाम्पल है, कटिंग ऑफ वुड टू सॉडस्ट। देखो मेरे पास क्या है, ये लकड़ी है, ठीक है, मेरे पास क्या है, ये वुड है, और ये किस में कन्वर्ट हो रहा है, बुरादे में। किस में कन्वर्ट हो रहा है, बुरादे में। अब एक बात बताओ, ये बुरादे में कन्वर्ट हो रहा है, क्या ये रिवर्सिबल है या इरिवर्सिबल है? अच्छा अब देखो, रिवर्सिबल या इरिवर्सिबल का आखिर मतलब क्या है। मैंने बोला कि इनिशियल स्टेट फाइनल स्टेट में कन्वर्ट हो रही है। मैंने क्या बोला कि इनिशियल स्टेट फाइनल स्टेट में कन्वर्ट हो रही है, ठीक है। अब क्या फाइनल स्टेट भी इनिशियल स्टेट में अगर कन्वर्ट हो जाए, अगर फाइनल स्टेट भी इनिशियल स्टेट में कन्वर्ट हो जाए तो उसको मैं क्या बोलूँगा भाई, ऐसे चेंज को मैं क्या बोलूँगा, रिवर्सिबल, ठीक है। लेकिन अगर इनिशियल स्टेट अगर फाइनल में कन्वर्ट हो गई और फाइनल स्टेट इनिशियल में कन्वर्ट ना हो रही हो, ठीक है ना, मतलब मैंने क्या बोला कि इनिशियल फाइनल में कन्वर्ट हो जाए और फाइनल स्टेट इनिशियल में कन्वर्ट ना हो रही हो, ऐसे चेंज को मैं क्या बोलूँगा, इरिवर्सिबल चेंजेस। क्या बोलूँगा, इरिवर्सिबल चेंजेस। अब देखो जैसे कि मैंने क्या बोला, वुड, वुड को मैंने किस में कन्वर्ट कर दिया, बुरादे में, सोडस्ट में, ठीक है। अब क्या ये रिवर्सिबल है इरिवर्सिबल है, उससे पहले हमें ये पहचानना होगा क्या ये फिजिकल चेंज है या केमिकल चेंज है। पीसी का मतलब है फिजिकल चेंज और सीसी का मतलब है क्या, केमिकल चेंज, ठीक है। और आरसी का मतलब है क्या, कि रिवर्सिबल चेंज, और आईसी का मतलब है क्या, इरिवर्सिबल चेंज। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, वुड को मैंने काटा और ये किस में कन्वर्ट हो गया, भाई लकड़ी को तो मैंने अलग कर दिया, लेकिन उसका जो भी बुरादा बचा वो ये रहा। अब क्या ये बुरादा दोबारा लकड़ी बन सकता है, नहीं। तो मतलब मैं क्या बोलूँगा, ये थी इसकी इनिशियल स्टेट, क्या थी ये इसकी इनिशियल, और ये क्या है, फाइनल, ये क्या है, फाइनल। तो क्या ये कन्वर्ट हो जाएगा, अरे क्या ये कन्वर्ट हो जाएगा, नहीं होगा, क्या नहीं होगा, नहीं होगा। तो आप क्या बोलोगे, ये ये रिवर्सिबल या इरिवर्सिबल, ये भाई इरिवर्सिबल है, क्या ये इरिवर्सिबल चेंज है। अब आपको मेरे से पूछे ये फिजिकल चेंज है केमिकल चेंज है, मुझे कैसे पता चलेगा। देखो ये मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था, लेक्चर नंबर, ठीक है ना, लेक्चर नंबर 3। पिछले लेक्चर में मैंने ये बताया था आपको कि जो वुड है, नॉट वुड, मतलब मैंने बोलता फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज में हम क्या देखते हैं, साइज देखते हैं, शेप देखते हैं। मैंने क्या बोला कि जो वुड है वो बुरादे में तो कन्वर्ट हो रहा है, लेकिन क्या ये बुरादा दोबारा वुड में कन्वर्ट हो सकता है, नहीं हो सकता। ये तो हमने समझ लिया इरिवर्सिबल चीज़। लेकिन अगर मेरी बात सुनो, ये वुड है तो क्या ये वुड नहीं है,
क्या ये लकड़ी नहीं है? अरे भाई ये भी लकड़ी है, ये भी लकड़ी है, ये निकला किससे है? ये निकला किससे है? ये लकड़ी से तो निकला है, ये निकला किससे? लकड़ी से तो निकला है। मतलब मैं क्या कह सकता हूँ, मैं क्या कह सकता हूँ, ये फिजिकल चेंज है केमिकल चेंज है? ये फिजिकल चेंज है या केमिकल चेंज है? तो ये क्या है? ये है फिजिकल चेंज। अब दूसरा एग्जाम्पल देखना, ठीक है, ये क्या हो गया? इरिवर्सिबल चेंज। अब देखना यहीं पे मैं एक और एग्जाम्पल लूँ क्या? बॉइलिंग ऑफ वाटर। क्या? बॉइलिंग ऑफ वाटर। मेरे पास क्या है? वाटर है, H2O है, ठीक है। इसको मैंने हीट किया, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? H2O वेपर। ये क्या था? लिक्विड था। क्या था? ये लिक्विड था। लेकिन अगर जैसे ही मैं इसको मैं ठंडा करूँगा, मेरी बात सुनना, मैंने वाटर को गर्म किया, वेपर में कन्वर्ट हो गया। लेकिन अगर मैं इसको कंडेंस करूँगा, ठंडा करूँगा, तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? दोबारा लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा भाई? ये दोबारा लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। किस में कन्वर्ट हो जाएगा? लिक्विड में। तो मतलब ये फिजिकल चेंज है केमिकल चेंज है? ये फिजिकल चेंज है केमिकल चेंज है? अरे भाई पहले भी पानी था और अब भी क्या है? पानी है। पहले भी पानी था और अब भी क्या है? पानी है। तो मतलब मैं इसको क्या बोलूँगा? नॉट केमिकल चेंज, ये क्या है? फिजिकल चेंज। अब बात एक और निकल कर आती है, ये रिवर्सिबल है इरिवर्सिबल। अब भाई देख, मैंने क्या बोला? इनिशियल फाइनल में कन्वर्ट हो रहा है और फाइनल भी इनिशियल में कन्वर्ट हो रहा है। तो इसको मैं क्या बोलूँगा? इसको बोलूँगा क्या? रिवर्सिबल चेंज। ये हो गया क्या? रिवर्सिबल चेंज। तो मतलब मैं ये नहीं कह सकता कि जितने भी फिजिकल चेंज होंगे, जितने भी फिजिकल चेंजेस होंगे, वो सारे के सारे रिवर्सिबल होंगे। क्या होंगे? सारे के सारे रिवर्सिबल होंगे। मैं ये नहीं कह सकता, बात समझ आ रही है? आ रही होगी, ठीक है भाई। दोबारा रिकॉर्ड कर रहे हैं लेक्चर को, तो भाई कमेंट कर दो, ठीक है। देखो समझ लिया? तो इसको एक बार आप पॉज कर लो और नोट कर लो, ठीक है। देखो मैंने इसको तो प्रूफ कर दिया कि फिजिकल चेंजेस रिवर्सिबल नहीं हो सकते। मतलब सारे के सारे फिजिकल चेंज रिवर्सिबल नहीं हो सकते। हमने ये पढ़ लिया है भी कि क्या, कि रिवर्सिबल के साथ साथ इरिवर्सिबल भी होंगे, ठीक है ना। रिवर्सिबल के साथ साथ इरिवर्सिबल भी होंगे। अब हम ये पढ़ेंगे कि क्या जितने भी चेंजेस होते हैं, मतलब केमिकल चेंजेस जितने भी होते हैं, क्या वो इरिवर्सिबल होते हैं? देखो यहाँ दो एग्जांपल लिए गए। मैंने क्या बोला यहाँ पे कि आयरन है, मेरे पास आयरन है, ऑक्सीजन है और वाटर वेपर है। भाई आयरन की जैसे ऑक्सीजन की प्रेजेंस में और वाटर वेपर की प्रेजेंस में जैसे ही आप रिएक्शन कराओगे तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? रस्ट में। और जो रस्ट होती है वो किसी भी, मतलब, और जो रस्ट होती है वो क्या, एक केमिकल चेंज है ना। दोबारा रस्ट को उसमें कन्वर्ट तो कर नहीं सकते आयरन में। अभी फिजिकल चेंज, सॉरी केमिकल चेंज कैसी? फिजिकल क्यों नहीं है भाई? मतलब ये आयरन था, क्या अभी भी आयरन है? नहीं, ठीक है ना, कन्वर्ट हो गया। तो क्या ये एक केमिकल चेंज है, फिजिकल चेंज नहीं है। तो पहला पॉइंट ये क्या है? केमिकल चेंज है। अब रिवर्सिबल है इरिवर्सिबल? मैंने क्या बोला? आयरन को मैंने रस्ट में कन्वर्ट कर दिया, तो क्या रस्ट है वापस मैं आयरन में जा सकता हूँ? मैं नहीं जा सकता। तो ये क्या, ये इरिवर्सिबल चेंज है? क्या ये इरिवर्सिबल चेंज है? और हाँ, मैंने पिछली वीडियो में मैंने ये भी बोला था कि आयरन का कलर कैसा होता है, जो कि मैं इस वीडियो में बोल रहा हूँ, ठीक है। आयरन का कलर जो होता है वो कैसा होता है? सिल्वरी ग्रे। कैसा होता है? सिल्वरी ग्रे। कैसा होता है? सिल्वरी ग्रे, ठीक है। और एक बात और देखो, थर्मोलिसिस। थर्मो मतलब होता है हीट, थर्मो मतलब क्या होता है? हीट। और लिसिस मतलब होता है क्या? ब्रेक डाउन। मतलब हीट की प्रेजेंस में ब्रेक डाउन करना किसी का, ठीक है ना। इसका मतलब होता है क्या? ब्रेक डाउन। इसका मतलब होता है क्या? ब्रेक डाउन। और इसका मतलब होता है क्या? हीट। मतलब हीट की प्रेजेंस में क्या हो रहा है? ब्रेक डाउन हो रहा है। अब सुनना, ये कैल्शियम कार्बोनेट था, मैंने इसको क्या करा? हीट। हीट का सिंबल डेल्टा से भी दिखा सकते हो या डायरेक्ट आप हीट भी लिख सकते हो। जैसे ही मैंने इसको हीट किया तो किस में टूट गया? ये कैल्शियम ऑक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में। और एक बात का और ध्यान रखना, देखो ये कैल्शियम कार्बोनेट इसमें ब्रेक डाउन तो हो गया, लेकिन ये वापस से दोबारा रिएक्शन करके कैल्शियम कार्बोनेट भी बना सकते हैं। तो ये रिवर्सिबल है या इरिवर्सिबल है? तो ये क्या है? रिवर्सिबल चेंज है। क्यों? क्योंकि इनिशियल स्टेट फाइनल में कन्वर्ट हो रही थी और फाइनल दोबारा इनिशियल में कन्वर्ट हो रही है। तो क्या है ये है रिवर्सिबल चेंज। अब फिजिकल है या केमिकल? भाई कैल्शियम कार्बोनेट ने देखो कैल्शियम ऑक्साइड बना और क्या बनाया? CO2 बनाया। मतलब ये कैल्शियम कार्बोनेट तो नहीं रहा ना, उसने क्या किया? चेंज कर लिया, ठीक है ना। इसने अपने आप को बदल लिया। तो अब ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? फिजिकल चेंज। तो मतलब आप लोग खुद देख रहे हो कि ये क्या है? एक बार आ रहा है इरिवर्सिबल चेंज, एक बार आ रहा है क्या? रिवर्सिबल चेंज। ऐसे तो बहुत सारे एग्जाम्पल आप देख सकते हो। तो मतलब क्या मैं यहाँ कह सकता हूँ कि ऑल केमिकल चेंजेस आर इरिवर्सिबल, सॉरी। तो मैं क्या बोलूँगा? नहीं, सारे के सारे केमिकल चेंज इरिवर्सिबल नहीं हो सकते।
ठीक है ना। हमने इसको एक एग्जांपल के साथ भी समझा, ठीक है। अब आप इसको पॉज करो, नोट करो, और हम अगले नहीं मतलब अगली स्लाइड में हम ये समझेंगे कि केमिकल रिएक्शन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। ये केमिकल रिएक्शन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। अब इस चैप्टर में हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं क्या कि वे टू रिप्रेजेंट अ केमिकल रिएक्शन, मतलब जो केमिकल रिएक्शन होते हैं उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। देखो तो 3-4 तरीके होते हैं, ठीक है। अलग अलग तरीक़ों से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पहला ये कह रहा है कि या तो तुम ऐसे लिख लो, इतनी बड़ी हेडलाइन लिख लो, ठीक है ना, ब्रेकिंग न्यूज़, आज की इतनी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़, हम आपको कवर देते हैं, खबर नॉट कवर, खबर, ओके। ये कह रहा है कि when magnesia ribbon is strongly heated in the presence of oxygen it burn with a dazzling white flame। देखो dazzling का मतलब होता है कि ब्राइट लाइट, जैसे फुलझड़ी जलाते हो ना उसमें से निकलती है वैसे, ठीक है ना। dazzling white flame and form white magnesium oxide powder। अब मेरी बात सुनो, देखो या तो तुम ऐसे लिख लो, ठीक है। ये कह रहा है कि एक मैग्नीशियम रिबन है, उसको क्या कर रहे हो तुम, स्ट्रांगली हीटेड कर रहे हो, किसकी प्रेजेंस में, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। लेकिन जब ये जलेगा तो डेजलिंग वाइट फ्लेम निकलेगी और साथ में क्या बनाएगा, ये वाइट पाउडर बनाएगा मैग्नीशियम का, ठीक है। अब कह रहा है पहला मेथड, आप इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो, इन द फॉर्म ऑफ वर्ड। एक तो वर्ड की फॉर्म में लिख सकते हो, मैंने क्या लिखा, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, ये दोनों रिएक्ट करते हैं, क्या बनाते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड, प्लस में हीट प्लस में लाइट। देखो ये है रिएक्टेंट, ये है प्रोडक्ट, ठीक है। ये जो प्रोडक्ट होता है ना, ये एक मेन प्रोडक्ट होता है। कैसा प्रोडक्ट है ये, मेन। और ये इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं क्या, बाय प्रोडक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम, बाय प्रोडक्ट। अब देखो हम हमेशा यही लिखते हैं, आप एनसीईआरटी उठा के देखोगे उसमें ये नहीं लिखा हुआ हीट एंड लाइट, ठीक है ना, हीट प्लस लाइट। उसमें लिखा हुआ है कि मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन की जैसे ही मैं रिएक्शन कराता हूँ तो मुझे क्या मिलता है, मुझे मिलता है क्या, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। हीट और लाइट नहीं मिलता। तो मैंने यहाँ पे ये लिख रखा है कि भाई सॉरी, वाई हीट एंड लाइट आर नॉट कंसिडर एज प्रोडक्ट। क्यों नहीं कंसिडर करते, देखो क्योंकि अगर मैं यहाँ बात करूँ प्रोडक्ट तो जो है वो क्या, एक सब्सटेंस है, जो क्या एक मैटर है, समझ पा रहे हो। लेकिन अगर मैं इसकी बात करूं बाय प्रोडक्ट्स की, बाय प्रोडक्ट्स में कौन कौन है, आपका लाइट प्लस हीट। अब ये दोनों क्या है, ये हैं क्या, फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। ये क्या है, एनर्जी की फॉर्म्स है, इसलिए हम इसको कंसिडर नहीं करते हैं। कंसिडर किसको करते हैं, मैटर को करते हैं। किसको करते हैं, मैटर को करते हैं, ठीक है ना। मैटर क्या होता है, एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस, मतलब किसी भी कोई भी ऑब्जेक्ट है उसका मास हो और वो एक स्पेस को ऑक्यूपाई करे। जब इसको जलाओगे तो एक सॉलिड फॉर्म निकलेगी, इसको मैंने क्या बोला, मैग्नीशियम ऑक्साइड पाउडर बोला, ठीक है। तो वो कुछ ना कुछ तो जगह लेके भाई, ठीक है, जलने के बाद, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया वो सारी चीज़ें, इसको आप पॉज कर लो और नोट कर लो। मेथड 2 में सीखेंगे, मेथड 2 कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है ना, इन द फॉर्म ऑफ सिंबल, इन द फॉर्म ऑफ सिंबल, ठीक है। जैसे कि मैंने पीछे क्या लिखा था, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन। अब उसी मैग्नीशियम को हम कैसे लिख सकते हैं, Mg क्या होता है, मैग्नीशियम प्लस, और ऑक्सीजन को क्या बोलते हैं हम, O2। भाई एनवायरनमेंट में जो ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है वो O2 के प्रेजेंस में ही होती है, ठीक है ना, O2 के फॉर्म में ही होती है। ये रिएक्शन करेंगे, क्या बनाएंगे, MgO। क्या बना रहे हैं ये, MgO। एक दूसरा मेथड ये हो गया, ठीक है। अब अगर यहाँ पे मैं एक स्टेटमेंट लिखूँ कि इज द अबव केमिकल रिएक्शन इज बैलेंस्ड, ये जो ऊपर केमिकल इक्वेशन आपको दी गई है क्या वो बैलेंस है, तो आप क्या बोलोगे, नहीं। अब बैलेंस क्यों नहीं है, देखो मुझे कैसे पता लगेगा कि बैलेंस है या नहीं है। देखो यहाँ पे देखो, इसको मैंने क्या बोला था, रिएक्टेंट, क्या था ये, रिएक्टेंट, और ये क्या था, प्रोडक्ट। तो बैलेंस का मतलब होता है, बैलेंस का मतलब क्या होता है कि नंबर ऑफ एटम किसके, रिएक्टेंट के बराबर होना चाहिए नंबर ऑफ एटम किसके भाई, प्रोडक्ट के। अगर नंबर ऑफ एटम रिएक्टेंट के बराबर होगा प्रोडक्ट के, तो मैं क्या बोलूँगा, वो रिएक्शन बैलेंस है। वो रिएक्शन क्या है, बैलेंस है। अरे वो रिएक्शन क्या है, बैलेंस है। लेकिन अगर ऐसा कुछ गिवन ही नहीं है,
मतलब ऐसा कुछ हो ही नहीं रहा है यहाँ पे, तो मैं क्या बोलूँगा, वो अनबैलेंस है। वो क्या है, अनबैलेंस है। तो मेरा क्वेश्चन है कि इज द अबव केमिकल रिएक्शन इज बैलेंस, तो आप क्या बोलोगे, नहीं। क्यों, देखो यहाँ पे मैग्नीशियम कितने हैं, अगर मैं यहाँ मैग्नीशियम देखो, मैंने क्या बोला, रिएक्टेंट, रिएक्टेंट में क्या है मेरे पास, मैग्नीशियम, ठीक है, मैग्नीशियम और साथ में क्या है, ऑक्सीजन। और अगर मैं यहाँ प्रोडक्ट लिखूँ, ठीक है ना, अगर मैं यहाँ पे क्या लिखूँ, प्रोडक्ट लिखूँ, भाई वो ऊपर वाली लाइन अलग है, ठीक है, मैं यहाँ प्रोडक्ट लिख रहा हूँ। प्रोडक्ट में कौन है, यहाँ पे भी मैग्नीशियम, यहाँ पे देखो प्रोडक्ट में मैग्नीशियम यहाँ कितने हैं, एक है। प्रोडक्ट में कितने हैं, एक। ऑक्सीजन यहाँ कितने हैं, दो। यहाँ पे कितने हैं, एक। तो क्या ये बैलेंस है, भाई बैलेंस नहीं है, ये बिल्कुल भी बैलेंस नहीं है। तो मैं क्या बोलूँगा कि इज द अबव केमिकल रिएक्शन इज बैलेंस, तो मैं क्या बोलूँगा इसको, नो। क्या बोलूँगा इसको, नो। और देखो जब भी कोई रिएक्शन अगर बैलेंस नहीं होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, ऐसी रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। क्या बोलते हैं, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन एंड ऑल्सो नोन एज, ठीक है ना, एंड ऑल्सो नोन एज स्केलेटल इज ऑल्सो, क्या लिख रहा है मैंने, अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन एंड ऑल्सो नोन एज स्केलेटल केमिकल इक्वेशन, स्केलेटन केमिकल इक्वेशन, ठीक है ना, स्केलेटन केमिकल इक्वेशन। समझ पा रहे हो बातों को, ठीक है, समझ पा रहे हो। मतलब मैंने क्या बोला कि अगर क्या ये मतलब ऊपर वाले केमिकल रिएक्शन क्या ये बैलेंस है, नहीं है। हमने देखा कैसे नहीं है, रिएक्टेंट को देखा, प्रोडक्ट को देखा, लेकिन इसके एटम बराबर नहीं है। देखो बैलेंस करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, एटम बराबर होना चाहिए, ठीक है ना। लेकिन कल एटोमिसिटी बराबर होनी चाहिए दोनों की। एटोमिसिटी क्या होता है कि नंबर ऑफ एटम रिक्वायर्ड टू गिव अ मॉलिक्यूल, ठीक है ना, कि एक मॉलिक्यूल में कितने नंबर ऑफ एटम में प्रेजेंट है, ठीक है। जैसे इसकी एटोमिसिटी कितनी है, तो क्यों, क्योंकि इसमें 2 ऑक्सीजन प्रेजेंट है। इसकी एटोमिसिटी कितनी है, 2, क्यों, क्योंकि इसमें मैग्नीशियम एक है और ऑक्सीजन एक है। ये सब कुछ आपको सिखाया गया, ठीक है, PYQ में आया हुआ है क्वेश्चन, तो आप इसको देख लेना, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि नीड टू बैलेंस अ केमिकल रिएक्शन, मतलब कि केमिकल रिएक्शन की हमें ज़रूरत क्यों पड़ी, ठीक है ना, केमिकल रिएक्शन की हमें ज़रूरत क्यों पड़ी। देखो क्यों पड़ी आखिर, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है, इसको फॉलो करता है, इसलिए देखो अब ये कहता क्या है, ये कहता है कि मास कैन नाइदर बी क्रिएट, ये तो पढ़ा होगा, नॉर बी डिस्ट्रॉयड। मास कैन नाइदर बी क्रिएट नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ना तो मास को बना सकते हैं और ना इसको ख़त्म कर सकते हैं। अब देखो जो चीज़ बनी नहीं है तो वो ख़त्म भी नहीं होगी, सीधी सी बात है। तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, डेट इज, ऐसे लिख लो कि मास ऑफ रिएक्टेंट is always equal to mass of प्रोडक्ट। ये होता है क्या, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है ना। अगर मैं केमिकल रिएक्शन में देखूं, इन केमिकल रिएक्शन, ठीक है ना, यहाँ लिख देता हूँ, रुको, इन केमिकल रिएक्शन मास कैन नेदर बी क्रिएट नॉर बी डिस्ट्रॉयड, मतलब इसका मतलब क्या है, ना तो देखो मास को अगर हम क्रिएट नहीं कर सकते उसको ख़त्म भी नहीं कर सकते, सीधी सी बात है, ठीक है ना। मास ऑफ रिएक्टेंट इज ऑलवेज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट, मतलब कह रहा है कि जितना मास होगा रिएक्टेंट का उतना ही मास होगा किसका, प्रोडक्ट का, मतलब हमेशा इक्वल होंगे। मतलब अगर मास इक्वल होंगे तो मैं कह सकता हूँ कि एटम भी इक्वल होंगे, क्या होंगे, एटम भी इक्वल होंगे। तो मैं एक बोल सकता हूँ यहाँ से कि नंबर ऑफ एटम किसके, प्रोडक्ट के बराबर होंगे, किसके, रिएक्टेंट के। मतलब रिएक्टेंट के और प्रोडक्ट के जो एटम होंगे वो क्या होंगे, बराबर होंगे, क्या होंगे, बराबर होंगे, क्या होंगे, बराबर। अब मेरी बात सुनना, अगर ये बराबर होंगे तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, अगर मैं कोई एग्जांपल दूँ कि AB प्लस CD ये मिलके क्या बना रहे हैं, AD प्लस BC, ठीक है ना, ये बना रहे हैं। मतलब जितने एटम यहाँ होंगे, जितने एटम यहाँ होंगे और उतने एटम यहाँ होंगे और उतने ही एटम यहाँ होंगे। मतलब जितना मास इसका होगा रिएक्टेंट का, उतना ही मास किसका होगा, प्रोडक्ट का होगा। मतलब अगर मास बराबर होगा तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि एटम बराबर हो जाएंगे, ठीक है। तो
अगर ये सब चीज़ें बराबर हो जाती हैं, ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे कि ये जो भी रिएक्शन होगी, ठीक है ना, वो क्या हो गई, बैलेंस हो गई। इसलिए हमें क्या पड़ते हैं, बैलेंस की जरूरत पड़ती है। और देखो आप एक बात और भी पूछ सकते हो क्या, कि जो ये लॉ था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, किसने दिया था, लेवोइशियर। किसने दिया था, लेवोइशियर ने दिया था। और लेवोइशियर कौन थे, फादर ऑफ केमिस्ट्री। कौन थे, फादर ऑफ केमिस्ट्री। कौन थे, केमिस्ट्री के ये पिताजी थे, ठीक है। तो भाई आज के लेक्चर को यहीं समाप्त कर रहे हैं। अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट कर देना, ठीक है। तो इसी के साथ हम इस लेक्चर को एंड करते हैं, और अगर कोई भी दिक्कत होती है आपको तो आप बता देना, ठीक है, कमेंट कर देना। बाकी हम मिलते रहेंगे। जय हिंद, वंदे भारत।